इधर मोरा उस बिल्डिंग में पहुंचती है जो उसके सपने वाला मेंटल हॉस्पिटल था। वह रूम नंबर 101 में घुस जाती है और वहाँ उसे अपने पिता दिखाई देते हैं जिनका नाम हेनरी है। इसके बाद हेनरी दोबारा मोरा को पकड़कर उसे एक ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे मोरा के साथ यह पहले भी कई बार हो चुका है, यानी एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। होश आने पर मोरा देखती है कि वह अपने रूम में है। वह वहाँ से बाहर निकलती है। तब कैप्टन उससे पूछता है कि वह लड़का कहाँ गया। मोरा उसे बताती है कि उस लड़के के पास एक पिरामिड है जिसकी वजह से वह वक्त को रोक सकता है। मोरा यह भी बताती है कि शायद उसका पिता हेनरी ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। दरअसल उसके पिता को इंसानी दिमाग के बारे में जानने का बहुत शौक था कि दिमाग कैसे काम करता है और इंसान की सोच कैसी होती है। मोरा को शक है कि उसके पिता ने ही ये जहाज खरीदे हैं ताकि वह पैसेंजर्स पर एक्सपेरिमेंट कर सके। असल में मोरा के पिता की जिंदगी में सबसे अहम उसकी माँ थी, लेकिन जब मोरा पैदा हुई तब उसकी माँ की मानसिक हालत खराब होने लगी थी। इसके बाद उसके पिता ने अपनी पत्नी के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल बनवाया, वही जगह जहाँ से मोरा अभी वापस आई है। आइक यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि प्रोमीथियस की पैसेंजर लिस्ट के नीचे उसके खुद के साइन है। इसका मतलब है कि वह प्रोमीथियस शिप का भी कैप्टन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी समय उसे फिर से वही हरा बीटल दिखता है। फिर वह उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कैप्टन के बेड के नीचे वाली सुरंग में जाता है। वे दोनों सीधा कैप्टन की यादों में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, बेड के नीचे बनी ये टनल पैसेंजर्स की यादों, खासकर उनकी डार्क मेमोरीज से जुड़ी हैं। मोरा को पता चलता है कि उसके बेड के नीचे भी ऐसी ही एक टनल है। फिलहाल वे आइक के उस घर के सामने खड़े हैं जहाँ उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हुई थी। दूसरी तरफ जहाज पर डैनियल उस अजीब आवाज को बंद कर देता है जिसकी वजह से सब हिप्नोटाइज हो रहे थे। लेकिन अब हालात भयानक हैं। जहाज पर 1500 लोग थे पर अब सिर्फ कुछ ही जिंदा बचे हैं। बाकी सब समंदर में कूदकर मर चुके हैं। इधर सेबेस्टियन उस लड़के को ढूंढ रहा था लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। दूसरी ओर मोरा के पिता हेनरी को देखा जाता है जो एक महल के कमरे में बैठा है। उसकी खिड़की के बाहर का नजारा डरावना है। वहाँ एक विशाल काले रंग का पिरामिड है, बिल्कुल उस छोटे मॉडल जैसा जो उस लड़के के हाथ में था। इस ब्लैक पिरामिड के पास की दुनिया एकदम तबाह और बर्बाद लग रही है। अब ये कौन सी जगह है? सारे पिरामिड काले क्यों हैं? यहाँ सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? और शिप के अंदर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमें कहानी के आखिर में साफ होगा। जहाज के कंट्रोल रूम में सब चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जहाज का इंजन बंद हो गया है और वे एक ही जगह अटक गए हैं। टोप को भी अब अपनी माँ की बात सच लग रही है कि वह लड़का वाकई श्रापित है। ऐसे हालात में सब कैप्टन का विरोध करना भूल जाते हैं और उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कैप्टन सबको काम बांट देता है। आइक और मोरा लड़के को ढूंढेंगे। अलेक के साथ कुछ लोग इंजन रिस्टार्ट करने जाएंगे और बाकी लोग बचे हुए यात्रियों को खोजेंगे। तभी सब नोटिस करते हैं कि जहाज के अंदर से एक अजीब तरह का काला पदार्थ निकल रहा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। डैनियल सबको चेतावनी देता है कि गलती से भी इसे कोई छुए नहीं। मोरा टनल की मदद से आइक को अपनी यादों में ले जाती है। मोरा बताती है कि यह मेंटल हॉस्पिटल उसके पिता ने बनवाया था। अंदर जाकर वे खिड़की से देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल की दीवारें असल में शिप के मटेरियल से बनी है, यानी यह नकली हकीकत या पॉकेट डायमेंशन असल में शिप के अंदर ही मौजूद है। इधर सेबेस्टियन को ढूंढते हुए मिसेस विल्सन उत्सुकता में उस ब्लैक मटेरियल को छू लेती है जिसकी वजह से वह काला पदार्थ उनके पूरे शरीर पर फैलने लगता है। दूसरी तरफ टोप एक कमरे में घुसते ही अचानक अपनी पास्ट मेमोरी में पहुंच जाती है। असल में क्रेस्टर का उसके मालिक के बेटे के साथ अफेयर चल रहा था। जब मालिक को क्रेस्टर के इस बर्ताव का पता चला तो वह उसे गोली मारने गया पर गोली क्रेस्टर की आंख के पास से निकल गई। टोप उस समय वहीं मौजूद थी। मालिक ने टोप को पकड़कर बेहोश कर दिया और सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती की। होश आने